आज हम 19वीं सदी की एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। ये कहानी है एक सुपर पावर के अहंकार की, गलतफहमियों की और एक ऐसे युद्ध की जिसे इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक गिना जाता है। हाँ। हम बात कर रहे हैं पहले एंग्लो अफगान युद्ध की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य अफगानिस्तान की पहाड़ियों में उलझ कर रह गया। तो आज के हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये सब हुआ क्यों। हाँ, वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसके लिए हजारों जानें कुर्बान कर दी गईं। चलिए इस दिलचस्प और त्रासद कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की जड़ें 19वीं सदी के एक बड़े भू राजनीतिक खेल में है। अंग्रेजों ने इसे एक बहुत ही नाटकीय नाम दिया था, द ग्रेट गेम। और दिलचस्प बात यह है कि उनके विरोधी यानी रूसी इसे और भी रहस्यमयी नाम से बुलाते थे। अच्छा। टूर्नामेंट ऑफ शैडोज, मतलब परछाइयों का खेल। वाह। ये नाम ही काफी कुछ बता देता है। ये मध्य एशिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए ब्रिटेन और रूस के बीच, आप कह सकते हैं, एक तरह का ठंडा युद्ध था। दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे और हर कदम को एक साजिश मानते थे। बिल्कुल। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर क्या था? उन्हें तो बस एक ही धुन सवार थी, रूस। कि रूस मध्य एशिया में फैलता हुआ कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला ना कर दे। भारत उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का कोहिनूर था, सबसे कीमती हिस्सा। इस डर को रशियन पेरिल यानी रूसी खतरे का नाम देकर इतना फैलाया गया कि ये एक राष्ट्रीय जुनून बन गया था। सही बात है। और ये सिर्फ जमीन पर कब्जे की लड़ाई नहीं थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये दो विचारधाराओं की भी टक्कर थी। एक तरफ था लोकतांत्रिक ब्रिटेन, हाँ, लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाला ब्रिटेन, और दूसरी तरफ था जार का निरंकुश शासन वाला रूस। तो ये टकराव सैन्य भी था और वैचारिक भी। मतलब अंग्रेज खुद को सभ्यता के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे थे। बिल्कुल। ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर इन पुराने युद्धों को सिर्फ जमीन के झगड़े के तौर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ एक तरह से डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की लड़ाई का बीज भी था। हाँ, जिसे अंग्रेजों ने अपने पक्ष में खूब इस्तेमाल किया। तो इस दुश्मन से निपटने के लिए उनके पास क्या प्लान था? मोटे तौर पर दो खेमे थे। पहला था कंजर्वेटिव पार्टी का, जो फॉरवर्ड पॉलिसी की वकालत करता था। उनका मानना था कि इंतजार करना बेवकूफी है, मतलब आगे बढ़कर हमला करो। हाँ, हमें खुद अफगानिस्तान जाकर या तो उस पर नियंत्रण कर लेना चाहिए या उसे एक बफर स्टेट बना देना चाहिए, एक ऐसा बीच का इलाका जो किसी भी रूसी हमले का पहला झटका खुद झेले। एक आक्रामक रणनीति। और दूसरा खेमा? दूसरा था लिबरल पार्टी का। उनके रणनीति को मास्टरली इनएक्टिविटी कहा गया। मास्टरली इनएक्टिविटी? उनका तर्क था कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में जाकर फंसने की कोई जरूरत नहीं है, रूस से कूटनीतिक बातचीत करो, सीमाओं पर नजर रखो और सही वक्त का इंतजार करो। देखो और इंतजार करो की नीति। बिल्कुल। और जैसा कि इतिहास गवाह है, सब्र रखना हमेशा आसान नहीं होता। 1830 के दशक में इसी रूसी डर और जल्दबाजी ने फॉरवर्ड पॉलिसी को हवा दी, और यही एक फैसला अंग्रेजों को इतना भारी पड़ने वाला था कि उनकी पूरी सल्तनत हिल गई। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अफगान शासक हमेशा से अंग्रेजों के दुश्मन रहे होंगे, लेकिन उस समय के जो अफगान अमीर थे, दोस्त मोहम्मद, वो असल में अंग्रेजों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने तो भारत के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को एक बधाई पत्र भी भेजा था। हाँ, लेकिन उनकी दोस्ती की एक शर्त थी, और वो उनके लिए इज्जत का सवाल था। क्या थी वो? वो चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें पेशावर वापस दिलाने में मदद करें, जिस पर सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया था। पेशावर सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अफगान गौरव का प्रतीक था। तो लॉर्ड ऑकलैंड के सामने एक सीधा सा प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने क्या किया? ऑकलैंड ने साफ मना कर दिया। उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो कि वो खुद हर जगह कर रहे थे। बिल्कुल। असल वजह ये थी कि वे पंजाब के शक्तिशाली शासक रणजीत सिंह से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। रणजीत सिंह उस समय अंग्रेजों के लिए ज्यादा जरूरी थे। ये तो कूटनीति की एक बड़ी चूक लगती है। दोस्त मोहम्मद को कैसा लगा होगा जब उनकी दोस्ती की पेशकश को ऐसे ठुकरा दिया गया? जाहिर है उन्हें बहुत निराशा हुई, और जब एक दरवाजा बंद होता है तो इंसान दूसरा दरवाजा खटखटाता है। दोस्त मोहम्मद ने वही किया जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नापसंद था। उन्होंने रूस से बात की। उन्होंने रूस से बातचीत शुरू कर दी, और बस अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बज गई। इसके बाद
लॉर्ड ऑकलैंड ने 1837 में कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को काबुल भेजा, कागज पर तो ये एक व्यापारिक मिशन था, लेकिन असल में ये एक जासूसी मिशन था। बर्न्स को ये पता लगाना था कि दोस्त मोहम्मद के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बर्न्स एक काबिल अफसर थे। उन्होंने काबुल पहुंचकर स्थिति को समझा और अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि दोस्त मोहम्मद का झुकाव अब भी अंग्रेजों की तरफ ही है, लेकिन पेशावर का मुद्दा उनकी दुखती रग है। बर्न्स ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को रंजीत सिंह पर दबाव डालकर ये मामला सुलझाना चाहिए। और ऑकलैंड ने? लॉर्ड ऑकलैंड ने बर्न्स की सलाह को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने दोस्त मोहम्मद को दो टुक कह दिया कि पेशावर को भूल जाओ और रूसियों से कोई रिश्ता ना रखो। ये तो सीधे सीधे अपमान था। एक तरफ आप मदद भी नहीं कर रहे और दूसरी तरफ हुक्म भी चला रहे। बिल्कुल। दोस्त मोहम्मद के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने काबुल में मौजूद रूसी राजदूत का जोर शोर से स्वागत किया। ये अंग्रेजों के मुंह पे एक तमाचा था। बिल्कुल। बर्न्स का मिशन फेल हो गया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लॉर्ड ऑकलैंड के लिए ये एक तरह से व्यक्तिगत अपमान बन गया और बस यहीं पर कूटनीति पूरी तरह से खत्म हो गई और अहंकार ने उसकी जगह ले ली। तो अब ऑकलैंड ने तय कर लिया कि बातचीत का समय खत्म, अब दोस्त मोहम्मद को हटाना ही होगा। हाँ, और यहीं से फॉरवर्ड पॉलिसी पूरी तरह से एक्शन में आ गई। योजना ये बनी कि दोस्त मोहम्मद को गद्दी से हटाकर शाह शुजा को अफगानिस्तान का नया शासक बनाया जाएगा। शाह शुजा, ये कौन थे? शाह शुजा एक पूर्व शासक थे जिन्हें कई साल पहले गद्दी से हटा दिया गया था और वो अंग्रेजों की शरण में लुधियाना में रह रहे थे। मतलब वो अंग्रेजों की कठपुतली बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बिल्कुल, एक ऐसा शासक जो सिर्फ अंग्रेजों की सुने। इस योजना को अमल में लाने के लिए क्या किया गया? 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि की गई। अंग्रेज, शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। तीनों ने मिलकर दोस्त मोहम्मद पर हमला करने पर सहमति जताई। और 1839 में आर्मी ऑफ द इंडस नाम की एक बड़ी ब्रिटिश भारतीय सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और शुरुआत तो उनके लिए काफी अच्छी रही। बेहद अच्छी। उन्होंने आसानी से कंधार और गजनी पर कब्जा कर लिया। दोस्त मोहम्मद को समझ आ गया कि वो इस बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते और उन्हें उत्तर की ओर भागना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़े तामझाम के साथ शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बिठा दिया। कागज पर तो ये एक परफेक्ट जीत लगती है। मिशन पूरा हो गया, दुश्मन भाग गया, अपना आदमी गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ऐसी जीतें अक्सर बहुत खोखली होती हैं। और यही तो सबसे बड़ी और घातक गलती थी। अंग्रेजों ने ये सोचा ही नहीं। उनके लिए शाह शुजा एक समाधान थे, लेकिन अफगान लोगों के लिए एक बाहरी ताकत का लगाया हुआ गुलाम था, एक गद्दार। बिल्कुल। शाह शुजा की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ काबुल में मौजूद ब्रिटिश संगीनों के दम पर टिकी थी। फिर 1840 में दोस्त मोहम्मद ने एक आखिरी कोशिश की, वापस आकर लड़े, लेकिन हार गए और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें कैदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। अब तो अंग्रेजों को लगा होगा कि खेल खत्म, हमने जीत लिया। उन्हें लगा कि अब सब शांत हो जाएगा। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। पूरे अफगानिस्तान में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ गुस्सा सुलग रहा था और 1841 में ये गुस्सा एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह के रूप में फट पड़ा। क्या हुआ था? अफगान कबीलों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। काबुल में हालात बेकाबू हो गए। अलेक्जेंडर बर्न्स सहित कई बड़े ब्रिटिश अधिकारियों की सरेआम हत्या कर दी गई। अंग्रेजों का पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह था। इसके बाद जो हुआ उसे ब्रिटिश सैन्य इतिहास का सबसे शर्मनाक और भयानक अध्याय माना जाता है। जनवरी 1842 काबुल में फंसी ब्रिटिश सेना को अफगान सरदारों से एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा, जिसके तहत उन्हें तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने को कहा गया। और ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक मौत का सफर साबित हुआ। काबुल से जलालाबाद के बर्फीले पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए उस विशाल काफिले पर लगातार हमले हुए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। 16,000 लोग, जिनमें करीब 4,500 सैनिक और बाकी 12,000 उनके परिवार, बच्चे, नौकर चाकर थे। बिल्कुल, वो बर्फीले पहाड़ों में एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ एक फौजी वापसी नहीं थी, ये एक पूरे शहर का पलायन था। और अफगान कबीलों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हर मोड़ पर, हर घाटी में हमले हुए। ठंड, भूख और गोलियों ने मिलकर उस पूरी सेना का सफाया कर दिया। कितने लोग बचे? कहते हैं कि उन 16,000 लोगों में से सिर्फ एक ब्रिटिश डॉक्टर ब्राइडन ही बुरी तरह घायल अवस्था में जलालाबाद की चौकी तक पहुंच पाया। एक
सिर्फ एक व्यक्ति। हाँ, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर सबसे करारी और खूनी चोट थी। अविश्वसनीय, एक पूरी सेना का सफाया हो गया। इस खबर ने तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, हिलाकर रख दिया। लॉर्ड ऑकलैंड को तुरंत गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह लॉर्ड एलनबरो को भेजा गया। और शाह शुजा का क्या हुआ? कुछ ही महीनों बाद काबुल में बैठे कठपुतली शासक शाह शुजा की भी हत्या कर दी गई। तो एलनबरो का मकसद क्या था? सिर्फ एक मकसद था, अफगानिस्तान से निकलने से पहले ब्रिटिश साम्राज्य की खोई हुई इज्जत वापस पाना। और इज्जत वापस पाने का उनका तरीका क्या था? बदला। उन्होंने आर्मी ऑफ रिट्रीब्यूशन यानी बदले की सेना भेजी। इस सेना ने फिर से काबुल पर कब्जा किया, कुछ ब्रिटिश कैदियों को छुड़ाया और फिर एक बर्बर कार्रवाई की। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सजा के तौर पर काबुल के सदियों पुराने और खूबसूरत मुख्य बाजार को बारूद से उड़ा दिया। ये सिर्फ बदला था, इसका कोई सैन्य महत्व नहीं था। पर इस पूरी कहानी का सबसे व्यंग्यात्मक मोड़ तो अब आता है। बदला लेने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बदला लेने के बाद वे अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस आ गए और उन्होंने दोस्त मोहम्मद को कोलकाता की कैद से रिहा कर दिया। क्या वही दोस्त मोहम्मद? वही दोस्त मोहम्मद जिन्हें हटाने के लिए ये पूरा युद्ध लड़ा गया था। वो वापस काबुल गए और फिर से अफगानिस्तान के शासक बन गए। तो इतनी तबाही, इतना खून खराबा, हजारों लोगों की मौत, और नतीजा ये निकला कि आप ठीक वहीं वापस आ गए जहां से आपने शुरू किया था। बिल्कुल। इतिहासकार इस युद्ध का विश्लेषण कैसे करते हैं? इसे हर लिहाज से एक पूरी विफलता माना जाता है। नैतिक रूप से यह एक अन्यायपूर्ण युद्ध था। राजनीतिक रूप से यह एक मूर्खता थी, क्योंकि रूस का खतरा बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। और रणनीतिक रूप से? रणनीतिक रूप से यह एक तबाही थी। और इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, इस युद्ध का एक और नतीजा निकला। अपनी सेना को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ की गई संधियों को तोड़ा था। इस युद्ध में हुई अपनी शर्मनाक हार को छिपाने और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने बाद में सिंध पर भी अन्यायपूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया। तो इस एक गलती ने दूसरी गलतियों को जन्म दिया। हालांकि बाद में एक दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध भी हुआ। हाँ, जिसके बाद अंग्रेजों को वो बफर स्टेट मिल गया जो वे चाहते थे। गंडमक की संधि के बाद अफगानिस्तान की विदेश नीति उनके नियंत्रण में आ गई। दशकों बाद उन्हें वो कूटनीतिक जीत मिली। लेकिन पहले युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। तो ये पूरी शतरंज की बिसात, जिसे द ग्रेट गेम कहा गया, लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग में खेली जा रही थी। लेकिन जब मोहरे पिट रहे थे तो स्रोत एक बहुत चुभने वाली सच्चाई सामने लाता है कि वो मोहरे असल में कौन थे। और ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और परेशान करने वाला सच है। यह युद्ध ब्रिटिश प्रतिष्ठा और ब्रिटिश हितों के लिए लड़े गए, लेकिन इनका पूरा बोझ, आर्थिक और मानवीय, पूरी तरह से भारतीयों ने उठाया। कैसे? इन युद्धों का सारा खर्च भारतीय खजाने से आया, यानी उन भारतीय किसानों के लगान से जो मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। और सिर्फ पैसा ही नहीं, लड़ने वाले और मरने वाले सिपाही भी ज्यादातर भारतीय ही थे। भारतीय सिपाहियों को दक्षिण एशिया में इंग्लैंड की शक्ति स्थापित करने और उनके साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तोप के चारे यानी कैनन फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ग्रेट गेम की उस बिसात पर जो मोहरे कुर्बान हुए वे ज्यादातर भारतीय थे। बिल्कुल, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की कीमत भारत चुका रहा था। तो आज हमने देखा कि कैसे भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया डर और कुछ लोगों का अहंकार एक ऐसे विनाशकारी संघर्ष को जन्म दे सकता है, और जिसकी भारी मानवीय और आर्थिक कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ती है जिनका उस खेल से कोई लेना देना ही नहीं होता। बिल्कुल। और ये हमें आज भी एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इतिहास में और आज भी जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो ये पूछना जरूरी हो जाता है कि वे वास्तव में किसके हितों की रक्षा कर रहे हैं और उन फैसलों की असली मानवीय और आर्थिक कीमत कौन और कैसे चुकाता है। अक्सर जो लोग ये फैसले लेते हैं वे उनके परिणामों से मीलों दूर सुरक्षित बैठे होते हैं।